Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। हाउस प्रॉपर्टी जो सम्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लास्ट के दो लेक्चर में टोटल मैंने आपको 6 सम करवाए और आपको जो मैंने पीडीएफ कॉपी सेंड किया है उसमें टोटल 10 सम है। तो आज बाकी के सम हम कंप्लीट करेंगे। लगभग 4 सम का काम बाकी रह रहा है, जिसमें से 2 या 3 सम मैं करवाऊंगा, एक आध सम आपको होमवर्क में दूंगा। तो आज बारी है एग्जाम्पल नंबर 9 की, जिसके साथ आप होमवर्क करोगे एग्जाम्पल नंबर 7, क्योंकि अब आप एक आध सम प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी के सम मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 अगेन प्रोफेशन इनकम का सम है, यानी कि डॉक्टर का सम है। प्रोफेशन में ये लोग डॉक्टर वाला पूरा सम वहां पे रखते हैं, जहां पीएनएल अकाउंट की जगह पे रिसिप्ट एंड पेमेंट दी गई होती है। तो चलो आपका ध्यान अंदर होना चाहिए। मैंने जो पीडीएफ कॉपी सेंड किया है उसमें एग्जाम्पल नंबर 9, तो वहां पे दिया गया है डॉक्टर लिंकन नाम का सम है। सम नंबर 9 निकालो और पूरा जो टेबल वर्क है मैंने ऑलरेडी करके रखा है। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। ये पीडीएफ कॉपी, नोटबुक और कैलकुलेटर होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, from the following information of Dr. Lincoln, compute taxable income under the head income from business and profession। भाई डॉक्टर लिंकन की हमें बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम फाइंड आउट करनी है। आपको नीचे फॉलोइंग दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो डॉक्टर वाला सम होता है तो उसमें रिसिप्ट होता है और एक साइड होता है पेमेंट, वहां पे पीएनएल अकाउंट नहीं होता, तो उनकी रिसिप्ट यानी इनकम और पेमेंट यानी कि एक तरह का खर्च वो दिया गया है। फिर नीचे एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट है, तो हमें कहां से शुरू करना है, ऑलवेज एडजस्टमेंट से शुरू करना है। पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम ऐसा टेबल प्रिपेयर करेंगे और हेडिंग क्या देंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल। यहाँ पे डॉक्टर है इसीलिए प्रोफेशन इनकम, बिजनेस होता तो बिजनेस इनकम, फॉर करके असेसी का नाम। चलिए असेसी का नाम ले दे। असेसी का नाम क्या है, डॉक्टर लिंकन, नाम में ही दम है। चलिए ऑकवर्ड नेम लिंकन, ओके। चलिए फिर उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट करके 3 कॉलम, राइट, और जिसके ऊपर ऑलवेज लिखा होना चाहिए प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, जो आपको ऑलरेडी पता है। चलिए अब क्या करना है, एडजस्टमेंट से शुरू करना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, ही हैज अर्न सैलरी ऑफ 60,000 फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। उनकी साइड इनकम है, कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने जा रहा है और वहां से इनकम हो रही है, उससे उनके प्रोफेशन में यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। मानो चौकड़ी में उनकी एक्स्ट्रा इनकम है, सैलरी हेड में आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आएगा, क्या आएगा, सैलरी इनकम में। तो यहाँ से चौकड़ी मारो क्योंकि वो अदर हेड की इनकम है। 3-4 बेसिक रूल आपको याद रखना है, जैसे कि अदर कोई हेड की इनकम हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन अलावा क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी आता है, सैलरी आता है, कैपिटल गेन आता है, अदर सोर्सेस आता है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा कोई भी हेड की इनकम हो यहाँ पे लेनी नहीं है, तो ये सैलरी इनकम सैलरी हेड में जाएगा, यहाँ पे आएगा नहीं। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2, तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 शुरू होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वेयर 45,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ये मेडिसिन का अगर डॉक्टर वाला सम है तो उसमें 101% आएगा। जब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हो ना, तो उसमें से आपको गिनना है कंजम्पशन। क्या गिनना है, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। तो ये हम गिनने जा रहे हैं कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, यस। चलो मेडिसिन का कंजम्पशन के लिए आपको सीओजीएस वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। सीओजीएस वाला फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक, उसमें क्या ऐड करते हैं, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे किसकी बात है, मेडिसिन की बात है। तो चेक करो मेडिसिन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये वाले एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक है 45,000, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 55,000। अब सिर्फ परचेस चाहिए, तो परचेस कहां से लोगे, वो आपको ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं ना कहीं दिया होगा, क्योंकि परचेज है तो हमें पेमेंट साइड से मिलेगा। चेक करो पेमेंट साइड कहीं ना कहीं परचेज ऑफ मेडिसिन है, हाँ मुझे दिखा, परचेज ऑफ मेडिसिन 4,50,000 है। कितना है, 4,50,000। अब इसमें ये प्लस करो, यानी कि 4,95,000 आएगा, और उसमें से 55 लेस करोगे, आई थिंक वापस से वैल्यू बाहर कुछ और जाएगी,
चलिए चेक कर ले कितना वैल्यू बाहर जाएगा। ये ऊपर हमने 45,000 प्लस 4,50,000 किया, उसमें से 55,000 माइनस किया, तो 4,40,000 बाहर जा रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कंजम्पशन यानी कि उपयोग, मेडिसिन का कितना उपयोग किया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। एडजस्टमेंट नंबर 3, द ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स वाज 70,000, डेप्रिसिएशन इज अलाउड 20,000 पर एनम। डेंजरस पॉइंट, सर्जिकल इक्विपमेंट्स वो एक तरह का उनका कैपिटल एसेट है, उसको हम कंसीडर नहीं करते, पर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम 100% लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, ये हम काउंट करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन ऑन हाउ किस पे, यस, तो डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ सर्जिकल इक्विपमेंट। चलिए, तो इक्विपमेंट के लिए डेप्रिसिएशन में क्या रूल है, सबसे पहले तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग बैलेंस आपको देखो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 70,000। कितना है ओपनिंग बैलेंस, 70,000। उसमें से जो सेल किया वो माइनस करो, चेक करो रिसीव साइड सर्जिकल इक्विपमेंट का सेल होगा कहीं ना कहीं, दिख रहा है सर्जिकल इक्विपमेंट का सेल, हाँ मुझे दिख रहा है, सेकंड लास्ट है, 70,000 सेल किया, दैट मींस अभी हमारे पास कोई सर्जिकल इक्विपमेंट्स है नहीं, पर आपको पता है बाद में जाके उसका परचेज भी हो सकता है, तो परचेज कहीं ना कहीं पेमेंट साइड दिया होगा, परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, चेक करो पेमेंट साइड सर्जिकल इक्विपमेंट का, वो भी सेकंड लास्ट में दिया हुआ है, दिखा 1 लाख, तो ये 1 लाख पे हमें डेप्रिसिएशन के बारे में सोचना है। अब ध्यान अंदर रखना, डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला है अलाउड 20% पर एनम। अब ये मशीनरी कब खरीदा है, तो मशीनरी खरीदा है, ध्यान से देखना, ऑन 1/7/2019। अब हवा में गिनो, 1/7/2019 से लेके ये 1920 है, तो कहां तक जाना है, तो हमें जाना है ऑन 31/3/2020 तक, ठीक है, तो गिनो तो हवा में यहां से लेके यहां तक का डेप्रिसिएशन कितने मंथ का हो रहा है, 7 से शुरू करें हम, तो यानी कि 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 मंथ का यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, पर हम मंथ के हिसाब से नहीं जाएंगे, डेप्रिसिएशन का जब भी पॉइंट आए आपको एक चीज याद रखनी है, अगर लेस देन, एक रूल क्या याद रखोगे, लेस देन 180 डेज हो रहा है उसका यूज, तो अगर मशीनरी यूज्ड लेस देन 180 डेज तो डेप्रिसिएशन आएगा सीधा 50%, अदरवाइज पूरा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे चेक करो तो 7वें महीने से लेके 3रे महीने तक यानी कि 9 मंथ हो रहे हैं। अब 9 मंथ ऐसे भी गिनने जाओगे ना मल्टीप्लाई बाय 30 तो भी 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो जब 180 से ज्यादा हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 9 मंथ तो मैंने सिर्फ आपको किस लिए बताया, लेस देन 180 डेज। तो डेप्रिसिएशन कब लगाना है, जब 180 दिन से कम पीरियड का लिए हो तो पूरा डेप्रिसिएशन ले लो। देखो यहाँ पे 9 मंथ का नहीं आएगा, पूरा 20% डेप्रिसिएशन मैं चार्ज लगा रहा हूँ। जैसे इसका 20% निकालोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 20,000, राइट। चलिए वो वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, तो वो वैल्यू आएगी 20,000, राइट। और वो सीधा बाहर जाएगा, ये देखो 20,000 वैल्यू सीधा कहाँ गया, बाहर गया, ठीक है, क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 4, staff salary include 80,000 paid to his wife. She is an MBBS and attend to the hospital regularly. देखो वैसे वाइफ की सैलरी वो पर्सनल एक्सपेंसेस में आता है, पर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये डॉक्टर की वाइफ एक MBBS है और हॉस्पिटल में वो वर्क कर रही है, तो वो तो सीधी सी बात है, अगर उसने काम कर रही है तो फिर उसको सैलरी प्रोवाइड हो, वो तो स्टाफ की तरह ट्रीट की जा सकती है, राइट। तो वाइफ है पर वो MBBS की तरह काम कर रही है, तो सैलरी में उसका 80,000 इंक्लूड है, तो हम वो सैलरी में से डिडक्ट नहीं करेंगे, उसको अंदर सैलरी में रहने देंगे। तो कहीं ना कहीं सैलरी दी गई होगी उसमें वो इंक्लूडिंग होगा, ठीक है। तो अभी के लिए वो सैलरी एज इट इज। तो अब में हमारे सारे एडजस्टमेंट आई थिंक पूरे हो गए। अब वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाके सिर्फ हमें जो जो रिसिप्ट लेनी चाहिए, जो जो पेमेंट लेना चाहिए वही देखना है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड देखो, रिसिप्ट में सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है आपको, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन हम कभी नहीं लेते। फिर ये विजिट फी, क्या डॉक्टर की विजिट फी आएगी 101% आएगी। चलो रिसिप्ट में इनकम में सबसे पहला विजिट फी, विजिट फीस कितनी है उनकी 3 लाख, तो ये मैंने लिखा 3 लाख। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है कंसल्टिंग फी, तो वो भी आएगा।
ये लिखा सेकंड नंबर पे कंसल्टेशन फी। कहीं पे अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो वो अपना कंसल्टिंग फी लेते हैं ना, अगर वो कहीं विजिट पे जाते हैं तो वो ये फी लेते हैं, या फिर हम उनको दिखाने जाते हैं तो वो कंसल्टिंग फीस लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आएगा। पॉइंट नंबर 3 वो तो 101% आएगा, सबको अच्छा लगता है गिफ्ट, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। हाँ, पेशेंट के पास से अगर गिफ्ट मिला है तो वो उनकी प्रोफेशन इनकम गिनी जाएगी 15,000, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन ऑपरेशन चार्जेस, वो तो डॉक्टर का मेन काम है, तो ये लिखा मैंने ऑपरेशन चार्जेस। हाँ, उनके ऊपर रिस्क होता है तो उसके जो चार्जेस वो लोग लेते हैं, हाँ टपक गए तो डॉक्टर की जिम्मेदारी, तो ऑपरेशन का चार्जेस डॉक्टर में आएगा यानी कि प्रोफेशन फी में आएगा। पॉइंट नंबर 5 बैक टू बैक सारे पॉइंट आ रहे हैं। सेल ऑफ मेडिसिन, जो हम कंजम्पशन में कभी नहीं लेते वो उनकी मेन इनकम है। सेल ऑफ मेडिसिन, हाउ मच मेडिसिन का सेल्स 4 लाख। देखो ये सारी पार्ट ऑफ प्रोफेशन इनकम है। फिर उसके बाद कुछ और इनकम आ रही है जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, मारो चौकड़ी, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। फिर डिविडेंड वो आएगा अदर सोर्सेस में, मारो चौकड़ी यहाँ पे। फिर आ रहा है सेल ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स, उसको हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड, उसको भी मारो चौकड़ी, आएगा अदर सोर्सेस इनकम है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपको रिटर्न मिल रही है, अदर सोर्सेस इनकम आएगी। फिर उसके बाद रिसीप्ट के सारे पॉइंट खत्म हो रहे हैं। आई थिंक हम इसका टोटल कर सकते हैं, और टोटल हम अभी लास्ट में करेंगे। पहले पेमेंट साइड को देख लो। पेमेंट साइड सबसे पहला है हॉस्पिटल रेंट, वो नॉर्मल इनकम है, राइट। हॉस्पिटल का रेंट अगर हो तो वो हमें पे करना पड़ता है। थर्ड इनकम हॉस्पिटल रेंट, हॉस्पिटल रेंट कितना पे किया है 1,50,000। फिर उसके बाद और भी एक्सपेंसेस है पेमेंट में, और क्या किया है स्टाफ सैलरी। देखो अब मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ 4 स्टाफ सैलरी। चलो स्टाफ सैलरी कितनी प्रोवाइड की है 2,70,000। अब ध्यान अंदर वो जो चौथा एडजस्टमेंट था कि उनकी वाइफ है जो 80,000 सैलरी ले रही है, तो वो यहाँ पे इसमें इंक्लूडिंग है, तो उसमें इंक्लूडिंग रहने देंगे क्योंकि वो एमबीबीएस है और उनको सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। चलो फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो तो 101% आएगा। अगर आप ऐसा हॉस्पिटल चला रहे हो तो वहाँ पे इसकी जरूरत 100% पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 60,000 है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट मेडिकल बुक्स, ये भी मैंने समझाया था। अगर आपको मेडिकल कुछ ऐसी है कि जैसे बुक्स की जरूरत पड़ती है, आप रिसर्च के लिए लाते हो या फिर पेशेंट के पढ़ने के लिए लाते हो, तो वो मेडिकल बुक्स का खर्चा भी आएगा। फिर उसके बाद परचेज ऑफ मेडिसिन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑडिट फी, वो तो रेगुलर है। पॉइंट नंबर 7 ऑडिट फीस, वो तो आएगी क्योंकि वो तो ऑडिट करवाना होता है, तो ऑडिटर को तो पैसे देने पड़ेंगे ना, वो मुफ्त में काम थोड़ी करेगा। फिर उसके बाद आएगा सब्सक्रिप्शन, 101% आएगा। ये आया सब्सक्रिप्शन, चलो वो क्यों है वो भी कंसिडर करना है 5,000। फिर उसके बाद है बायो वेस्टेज डिस्चार्ज चार्जेस, वो जो ग्लव्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह होते हैं ना, वो वेस्ट मटेरियल वो लोग डिस्चार्ज करते हैं, उसका कुछ चार्जेस है, तो वो भी आएगा क्योंकि वो प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। चलो बायो डिस्चार्ज चार्जेस 8,000 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन रिपेयर एक्सपेंसेस, वो भी नॉर्मल होगा, बहुत सारे खर्चे पे खर्चे। चलो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हाउ मच 17,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन वो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रोफेशनल टैक्स, वो भी आएगा, खर्चे पे खर्चे। देखो कितने सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए गए, बहुत ही लंबा सम। ऐसे सम्स भी अगर आपको पूछ रहे हैं तो आपके लिए तो फायदा ही है। प्रोफेशनल टैक्स 32,000 एंड 4,000। चलो फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है जिसको हम डिडक्ट कर रहे हैं, उसमें से नेक्स्ट है लोन डिपॉजिट इन पीपीएफ। डिपॉजिट इन पीपीएफ को मारो चौकड़ी। फिर उसके बाद वो अदर सोर्सेस में जाएगा। लोन टू फ्रेंड, फ्रेंड को लोन दिया, वो ना चले, वो तो पर्सनल है, मारो चौकड़ी, पर्सनल खर्चे नहीं आएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसमें ये लिखा है कि 40% पर्सनल है, तो पर्सनल हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा सा अभी और जगह करनी पड़ेगी, तो इसको मैं यहाँ पे लंबा कर रहा हूँ थोड़ा सा टेबल को। तो नेक्स्ट इनकम एक्सपेंसेस होगा पॉइंट नंबर 4, क्या है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ध्यान देना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में हमें बाहर नहीं लिख सकते वैल्यू। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 40,000, बट उसमें से पर्सनल कितना किया है, पर्सनल किया है 40%। 40% माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसके 40% निकालूं, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो आंसर आएगा 16,000। जैसे 16,000 उसमें से माइनस करोगे बाहर 24,000 जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 14 की बारी, अब ये हटा दूं यहाँ से,
चलो पॉइंट नंबर 14 अभी एक और है, उसमें क्या है, परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स, वो तो यहाँ पे आ गया सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। चलो कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन कितना है 4000। फिर उसके बाद है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो हम कभी कंसीडर नहीं करते। अब जाके हमारे सारे पेमेंट यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो अब हमारा सिंपल सा काम है सिर्फ टोटल करना। जैसे टोटल करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए टोटल लगे, पहले रिसिप्ट यानी कि इनकम का टोटल कर लेते हैं। चलो टोटल मैं यहाँ पे मेरे पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, तो टोटल मैं खुद कर रहा हूँ। यहाँ पे इनकम का टोटल आएगा 16,15,000, 16,15,000। और ये यहाँ पे मैंने कैरी फॉरवर्ड किया क्योंकि ऊपर कोई बैलेंस वगैरह है नहीं। अब सीधा पेमेंट का टोटल करेंगे, 4,40,000, 20,000, 1,50,000, फिर उसके बाद 2,70,000, फिर उसके बाद 60,000, 10,000, 35,000, 5,000, 8,000, कई सारी इनकम है आप देख सकते हो, ठीक है। 32,000, फिर 4,000, देन 24,000 एंड 4,000। तो यहाँ पे ये आएगा 10,79,000। अब जैसे इसमें से ये वाला माइनस करोगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, और वो आएगा प्रोफेशन इनकम में 5,36,000। कितनी आएगी 5 लाख। इसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल प्रोफेशन इनकम, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कैसे आया, हमारा मन जानता है, और वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं, कर सकते हो आराम से। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको इसके साथ होमवर्क में करना है, आई थिंक आराम से कर लोगे क्योंकि सारे पॉइंट आपको मेमोराइज हो चुके हैं। चलिए आफ्टर सम नंबर 9 अब ट्राई करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 8, श्री जसुमती बेन, डॉक्टर जसुमती बेन का सम है, यानी अगेन प्रोफेशन वाला सम। तो ध्यान अंदर रखना। एग्जाम्पल नंबर 8, the income and expenditure account of Dr. Jasumati for the year ended on 31st-3/2020 is as under। फिर लास्ट में 4 एडजस्टमेंट या 5 एडजस्टमेंट के बाद आपको सिर्फ एक लाइन दिया हुआ है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ डॉक्टर जसुमती बेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2021। हमें उनकी प्रोफेशन इनकम फाइंड आउट करनी है असेसमेंट ईयर 2021। एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए हम किसके लिए काम कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रोफेशन इनकम फॉर करके डॉक्टर कौन है, जसुमती बेन। चलो जसुमती बेन को हम उनकी प्रोफेशन इनकम फाइंड आउट करके देंगे। टैक्सेबल प्रोफेशन इनकम कितनी आएगी, तो उसके लिए शुरू करना है एडजस्टमेंट से, और सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सम लिया है तो आपका ध्यान अंदर होना चाहिए। एडजस्टमेंट नंबर 1, salary includes 2,40,000 paid to her sister who is a qualified nurse and attend duty on weekends only। देखो भाई ये जसुमती बहन है, उनकी सिस्टर क्वालिफाइड नर्स है और वो वहां पे काम करने आ रही है और उनको सैलरी मिल रही है। कोई बात नहीं, अगर आप दूसरे कोई बाहर वाले स्टाफ को रखते तो उसको भी सैलरी देना पड़ता, तो उसकी सिस्टर है पर क्योंकि नर्स है ना इसलिए वो सैलरी में गिनी जाएगी, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो आपके लिए सबसे पहला लिख भी दूं, सैलरी ऑफ स्टाफ कहीं ना कहीं होगा सबसे पहला। देखो स्टाफ सैलरी, इसमें उल्टा है, एक्सपेंसेस सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड इनकम है, तो पहला एक्सपेंडिचर है दूसरी साइड इनकम है। स्टाफ सैलरी कितनी है, तो 8,96,000, उसमें उसकी सिस्टर की भी सैलरी है तो ऐसे ही रहने दो। पॉइंट नंबर 2, और the allowable depreciation on surgical equipments is 40,000, on the other asset is 3,000। भाई allowable depreciation कितना है 40,000, और दूसरे अगर कोई असेट है तो उस पे 3,000 रखना है। दैट मींस हमें इतना रखना है, कितना रखना है, तो है ना ऊपर बैलेंस शीट में अगर कोई डेप्रिसिएशन दिया हो ना तो वो देखने का भी नहीं, क्योंकि अलाउडेबल डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट उस पे 40,000 है, एंड अदर असेट पे पॉइंट नंबर 3 अदर असेट उसके ऊपर कितना है 3,000। ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा तो अब हम वो नहीं लेंगे क्योंकि हमारे लिए अलाउड ये वाला है, ठीक है, तो जितना अलाउड है उतना ही लेने का। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3, लोकल टैक्सेस इंक्लूड द सम ऑफ 6,000 पेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी व्हिच इज लेड आउट।
लोकल टैक्सेस में प्रॉपर्टी का टैक्स इंक्लूडिंग है, वो ना चले। अगर हॉस्पिटल के बिल्डिंग का लोकल टैक्सेस होता तो लेते हैं, पर उनके खुद के घर का है तो वो नहीं लिया जाएगा। तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे लोकल टैक्स। चेक करो एक्सपेंडिचर चार्ट, कहीं ना कहीं लोकल टैक्सेस होगा। मुझे दिखा 16,000, आपको भी दिखना चाहिए। उसमें क्या कौन सा है? हर प्रॉपर्टी का, हर प्रॉपर्टी टैक्स, उसके प्रॉपर्टी का टैक्स माइनस करो भाई 6,000, ना चले, बाहर जाएगा 10,000, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का टैक्स थोड़ी बिजनेस में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सी हैज रिसीव्ड द हॉमनियर्सन रुपीस 1,50,000 एज एन विजिटिंग प्रोफेसर। भाई ये जो डॉक्टर जसुमती बहन है वो कहीं विजिट पे जा रही है, कहीं बाहर कोई कॉलेजेस में पढ़ाने, और वहां से उनको फीस इनकम मिल रही है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो उनकी सैलरी इनकम आएगा, पार्ट ऑफ सैलरी, प्रोफेशन में नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो पॉइंट नंबर 4 को आप चौकड़ी मारोगे। पॉइंट नंबर 5, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 8,000 बीइंग मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखो, सेल्फ खुद का है, एंड 4,000 बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ किसकी? पर्सन की, तो वो भी चौकड़ी, वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, यानी कि ये पॉइंट कहना चाहता है इंश्योरेंस प्रीमियम। चलो ऊपर से इंश्योरेंस प्रीमियम ढूंढो, कहीं ना कहीं होगा एक्सपेंसेस में। इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे दिखा 28,000, उसमें से लेस करोगे पर्सनल कितना है यहाँ पे? 8,000 प्लस 4,000, टोटल 12,000। जैसे 12,000 माइनस करोगे आई थिंक 16,000 बाहर जाएगा। ठीक है, ये देखो सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, सब में कोई दम नहीं है। चलो अब पैचो ऊपर एक्सपेंसेस एंड इनकम है। सबसे पहले हम इनकम कंसीडर करते हैं। इनकम में सबसे पहला इनकम है इनकम फ्रॉम नर्सिंग होम, सर्जिकल इक्विपमेंट्स है उसकी इनकम है, वो तो 101% आएगी। क्या है इनकम का नाम? इनकम फ्रॉम नर्सिंग होम, वो जो नर्सिंग होम चला रही है उसकी इनकम है, वो तो उसकी प्रोफेशनल इनकम ही हुई ना, 14,40,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर, वो भी आएगा, 101% आएगा, ऑपरेशन थिएटर इनकम। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर, वो वाला थिएटर नहीं जहाँ पे हम मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पे ऑपरेशन होता है, वो वाला थिएटर। चलो वो प्रोफेशन का पार्ट है। फिर दिया हुआ है ग्रोस डिविडेंड, मारो चौकड़ी, अदर हेड की इनकम अदर सोर्सेज में आएगा, इंटरेस्ट ऑन एनसीएस, एनसीएस का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मारो चौकड़ी, अदर सोर्सेज की इनकम में आएगी। कंसल्टेशन फी 100% आएगी, वो डॉक्टर की रेगुलर फीस होती है। कंसल्टिंग यानी कि आपको कंसल्ट किया उसकी फीस। ठीक है, जैसे आप कोई कंसल्टेंट के पास जाते हो एडवाइस वगैरह लेने, तो यहाँ पर डॉक्टर के पास भी कंसल्ट करने जाते हो तो उसकी फीस। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अदर सोर्सेज की इनकम, मारो चौकड़ी। फिर उसके बाद बर्थडे गिफ्ट और माइनर सन, मारो चौकड़ी, बर्थडे गिफ्ट की इनकम यहाँ पे नहीं आएगी, अगर पेशेंट के पास से मिला हो तो आएगी। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मारो चौकड़ी, वो तो लिखा ही हुआ है हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। आई थिंक सारे इनकम खत्म हुए। ठीक है, अगर मुझे इनकम का टोटल करना हो जो कि मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है तो आएगा 21,24,000। ठीक है, आप ये टोटल चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस साइड जाते हैं। अब एक्सपेंसेस में ध्यान दो, स्टाफ सैलरी जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया। सेकंड एक्सपेंसेस, मैरिज एक्सपेंसेस फॉर डॉटर, मारो चौकड़ी, वो नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी 101% आएगा। अब देखना खर्चे पे खर्चे आ रहे हैं। अब आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, चलो इलेक्ट्रिसिटी है 1,28,000। फिर उसके बाद एक और है परचेज ऑफ मेडिसिन, आएगा 101% आएगा। यहाँ पे वो पॉइंट नहीं आया जो हम कंजम्पशन आगे वाले हर सब में ले रहे थे, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हमें टोटल जिस तरीके से आगे लिखते थे वैसे लिख देना है। फिर उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस, कोई भी हॉस्पिटल हो तो उसमें टेलीफोन तो होता ही है, ये नॉर्मल है, रूटीन खर्चा जिसको बोलते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस। हाउ मच टेलीफोन एक्सपेंसेस खर्चा? 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद रेंट फ्रॉम नर्सिंग होम, वो आएगा, नर्सिंग होम का रेंट है ना तो आएगा, क्योंकि जहां पे कोई लोग प्रोफेशन कर रहे हैं उस जगह का भाड़ा तो देना पड़ता है ना, भाड़े अगर नहीं दोगे तो वहां पर काम नहीं होगा, तो नर्सिंग रेंट आएगा 72,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स आ गया कि देखो अलाउड कितना है, इतना है, मतलब जिसके एडजस्टमेंट आ जाए ना उसके ऊपर स्टार रेटिंग कर दो तो आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, यस, डेप्रिसिएशन ऑन अदर असेट, वो भी आ गया, उसको भी चौकड़ी मारो क्योंकि अदर असेट पे हमने 3,000 अलाउड किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लोकल टैक्सेस, उसका एडजस्टमेंट आ गया। रेंट एंड रेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, हाँ अगर इक्विपमेंट भाड़े पे लिए तो उसका भाड़ा आएगा, रेंट ऑन इक्विपमेंट्स।
चलो वो कितना आएगा, रेंट है 8000। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें भी पॉइंट आ चुका है, तो मतलब सारे एडजस्टमेंट इसके भी रिलेटेड खत्म हुए। अब इसका टोटल करे तो 13,25,000 आएगा। ठीक है, ये टोटल ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। सारे एक्सपेंसेस का टोटल, इनकम में से एक्सपेंसेस का टोटल माइनस करो तो आपको आपका टोटल प्रोफेशनल इनकम मिल जाएगा। वो आएगा 7,99,000। कितना आएगा, 7,99,000। तो इतना इजी सम है। मे बी 7 मार्क्स में आपको एमकॉम लेवल पे पूछ सकता है, या फिर उससे ज्यादा मैक्सिमम 14 मार्क्स पर ज्यादा एडजस्टमेंट के साथ कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये पूरा सम हुआ एग्जांपल नंबर 8। चलिए, तो अब बारी है एक और लास्ट सम की। 10 सम में से सिर्फ एक सम बाकी है, एग्जांपल नंबर 3। तो डेंजरस सम है, और वो फिर से एक बार बिजनेस इनकम का सम है, यानी कि डॉक्टर जो प्रोफेशन वाले सारे सम थे वो खत्म हो गए। अब एग्जांपल नंबर 3 डेंजरस कह सकते हो, सबसे लेंथी सम। आप पेज नंबर जो मैंने पीडीएफ कॉपी सेंड की है उसमें एग्जांपल नंबर 3 देखोगे तो मिल जाएगा। मिसेस प्रिंजल ट्रेडिंग एंड कंपनी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर 3। थर्ड नंबर एग्जांपल, from the following P&L account for the year ended on 31st March 2020 of Mrs. Pranjal and Trading Company। देखो हमें फिर से एक बार P&L अकाउंट देखने को मिला है, जहां पे डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से डेबिट क्रेडिट साइड वाला P&L अकाउंट है। फिर लास्ट लाइन में देखो 5 एडजस्टमेंट के बाद कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो चलिए मिसेस प्रिंजल के लिए हम बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। ये कंपनी है मिसेस प्रिंजल फर्म है, ट्रेडिंग कंपनी। चलिए उनके लिए काम करें। तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होगा, एडजस्टमेंट से शुरू करना है, और डेंजरस सम है, ये इतना आसान नहीं होगा, सो ध्यान आपका अंदर होना चाहिए। बॉडी टोटल इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट नंबर 1, सैलरी इंक्लूड्स 1,15,000 पेड टू द ओनर ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस के ओनर को सैलरी पेड की है तो वो ना चले। हाँ, बिजनेस में से ओनर खुद सैलरी ले वो तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सैलरी लेना पड़ेगा। तो सैलरी देखो आप पॉइंट नंबर 1 ही है, डेबिट साइड 6,17,000 लिखा, उसमें से ओनर की सैलरी लेस कर दो। ओनर की कितनी सैलरी है, 1,15,000, करो माइनस। जैसे माइनस करोगे आपके पास आंसर आएगा 5,15,500, 555, राइट, इतना आंसर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, 40% यूज ऑफ मोटर कार इज मेड फॉर द पर्सनल पर्पसेस। मोटर कार का यूज पर्सनल पर्पसेस 40% हो रहा है, तो उसका मतलब मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा मोटर कार एक्सपेंसेस। चलो मोटर कार के खर्चे ढूंढो तो डेबिट साइड, चलो डेबिट साइड मुझे मोटर कार के एक्सपेंसेस दिखे भाई 20,000, उसमें से पर्सनल है 40%। 40% क्या करेंगे हम, पर्सनल माइनस कर देंगे, निकालो इसके 40%। जैसे 40% निकालोगे आई थिंक 8,000 आंसर आएगा और 12,000 बाहर जाएगा। ठीक है, और चेक कर लो अगर मोटर कार पे डेप्रिसिएशन वगैरह है तो उसका भी यहाँ पे सेम वर्क करना है। चेक करो, मुझे भी डेप्रिसिएशन में 3 डेप्रिसिएशन दिख रहे हैं, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर। तो वो मोटर कार का डेप्रिसिएशन भी आ रहा है तो ले लेना है। ये पॉइंट नंबर 2 था, ये पॉइंट नंबर 3 ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। ध्यान से देखो, अभी आ रहा है तो मैं अभी उसको कंसीडर कर रहा हूँ। मोटर कार का डेप्रिसिएशन कितना है भाई, 15,000 है। देखो दो काम कर सकते हैं, उन्होंने बोला यार 40% पर्सनल है तो हमें सीधा कितने परसेंट ले लेना है, 60% बिजनेस से रिलेटेड है। आप ये भी काम कर सकते हो, लिखने के बाद 40 माइनस करो या फिर सीधा 60% ले लो, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड कितना होगा 60%। तो मैं 40 माइनस नहीं कर रहा हूँ, सीधा 15,000 का 60% निकालोगे तो आंसर आएगा 9,000। ठीक है, चलो इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाए, डेंजरस एडजस्टमेंट नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये तो रेगुलर है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 6,000 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सन ऑफ ओनर। ओनर के सन का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल हो जाता है भाई, जहां पे पर्सनल बात आए वो बिजनेस में कभी नहीं इंक्लूडिंग किया जाता। तो चलो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको ऊपर टेबल में से दिख रहा है, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम है 18,000, उसमें से सन का पर्सनल कहलाएगा वो माइनस करो। पर्सनल कितना है भाई 6,000 है, जैसे 6,000 माइनस करोगे आंसर आएगा 12,000। आगे बढ़े, फिर उसके बाद नेक्स्ट अब डेंजरस एडजस्टमेंट है, इसमें आपको ध्यान से वर्क करना है। एडजस्टमेंट नंबर 4, फाड़ो एडजस्टमेंट। चलो नंबर 4, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ असेट
set on 1/4/2019 whereas follows machinery 80,000, machinery की written down value दिया है, furniture की दिया है 40,000, depreciation on allowed are 50% and 10%, दोनों पे 15 and 10% depreciation है। A new machine is purchased on 1/12/2019 40,000 which is depreciation allowed by 15,000। एक ओपनिंग है मशीन एंड फर्नीचर का, दूसरा मशीन परचेस किया है, तो ये सब कुछ आपको दिया गया है एक चीज फाइंड आउट करने के लिए, वो है डेप्रिसिएशन। अब मैं यहाँ पे वर्क करूँ पॉइंट नंबर 5, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ध्यान यहाँ होना चाहिए, बहुत ही डेंजरस पॉइंट है ये डेप्रिसिएशन वाला। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस रिटन डाउन वैल्यू उन्होंने कितनी कही 80,000, यानी यहाँ पे 80,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। अगर उसमें कहीं परचेज या सेल है तो चेक कर लेते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ मशीन है कहीं, चेक करो तो टेबल में, आई थिंक कहीं पे कोई परचेज या कहीं पे कोई सेल नहीं है, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने परसेंट लगाना है 15%, निकालो मैं 50% क्योंकि ओपनिंग पे तो पूरे साल का आएगा, ये जैसे 50% निकालोगे डेप्रिसिएशन आएगा 12,000, कितने आएंगे 12,000। और अभी काम पूरा नहीं हुआ, उन्होंने कहा एक और मशीन उन्होंने परचेस किया है, क्या किया है परचेस, कौन सी तारीख को परचेस किया है और कितनी वैल्यू का है, परचेस है 40,000 और उस पे भी 15% डेप्रिसिएशन लेना है, पर कितने मंथ का कितना वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। पर अभी हम एक और चीज कर सकते हैं, कब खरीदा है 1/12/2019, अब देखना अगर मशीनरी 1/12/2019 को खरीदा है, हमारा साल कब खत्म हो रहा है, यहां से लेके 31/3/2020, कितने मंथ हो रहे हैं चेक करो तो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, इतने 4 मंथ होंगे, उसके दिन काउंट करो तो दिसंबर के 31, जनवरी के अगेन 31, फरवरी के 29 डेज, क्योंकि 2020 लीप ईयर होगा, मार्च के अगेन 31 डे काउंट करो तो कितने डेज हो रहे हैं, चलो हम डेज काउंट करें, 31 into 3 प्लस 29 डेज हो रहे हैं 122, कितने डेज हो रहे हैं 122 डेज। अब देखो मैंने आपको आगे एक रूल समझाया था, याद हो तो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 80,000 ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का ले लिया, पर ये जो परचेज है ना उस पे 40,000 पे 15% मैंने अभी पूरा वर्क किया नहीं है, क्योंकि मैंने चेक किया मशीन यहां से लेके यहां तक, यानी कि 1/12 से लेके खरीदा है, ईयर खत्म होगा तब 122 दिन हमारे पास रह रहा है, यूज कितने दिन का किया है 122 डेज, बिकॉज ऑफ ईयर लेस देन 180 डेज यूज्ड, तो रूल कितने परसेंट आएगा, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज 50%, स्टार रेटिंग, ये आपको आगे जाके कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। अगर मशीनरी हो या कोई भी असेट हो जिसका यूज 180 डेज से लेस पीरियड के लिए किया हो, तो डेप्रिसिएशन मंथ के हिसाब से नहीं, कितना लेना है 50%, अगर 180 डेज से ज्यादा के लिए यूज किया है तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज लगा दो, यहाँ पे मंथ वाला रूल है नहीं। तो चलो इसका ये काम करें, 40,000 इंटू 15% इंटू 50%, कितना डेप्रिसिएशन आएगा हमारे पास 3,000 डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आंसर आएगा, स्टार रेटिंग। अब जैसे इन दोनों को प्लस करोगे बाहर कितना जाएगा 15,000 जाएगा, ठीक है, इस तरीके से डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पूरा हुआ। ऐसा ही एक और डेप्रिसिएशन उसी एडजस्टमेंट में फर्नीचर पे बोला है, पॉइंट नंबर 6 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, चलो उस पे तो शायद तक सीधा काम हो सकता है, 40,000 का फर्नीचर है, ओपनिंग बैलेंस है, उस पे कितने परसेंट बोला है, आई थिंक 10%, जैसे 10% निकालोगे 4,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये तो बहुत इजी, डेंजरस एडजस्टमेंट नंबर 4 खत्म हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 5 miscellaneous expenses include purchase but not put in the business use 16,000। मिशेलेनियस एक्सपेंसेस में मशीनरी इंस्टॉल करवाने का, परचेस करने का खर्चा है, पर वो अभी बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, देखो अब यहाँ पे जगह है तो थोड़े से पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट पॉइंट भी ले सकते हैं आगे, चलो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 7 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है चेक करो, ऊपर बैलेंस ऊपर पीएनएल में 34,000, उसमें से पर्सनल कितना किया है उन्होंने, वो है 16,000, तो जैसे माइनस करोगे आपके पास आंसर आएगा, यस 18,000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
सारे एडजस्टमेंट खत्म हुए, पर अब डेंजरस पीएनएल अकाउंट, सबसे लंबा पीएनएल अकाउंट है। चलो ध्यान अंदर रखोगे, पीएनएल में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं, क्या क्या चीजें बाकी है उस पर ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले मुझे दिखा ग्रोस प्रॉफिट, लिख दो यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस का समय ग्रोस प्रॉफिट आएगा 35,90,000। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है रेंट, पर रेंट हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, पर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है which includes 10,000 for employee staff quarters। अब एम्प्लॉय के रहने के लिए अगर घर रेंट पे लिया है तो उसका भाड़ा तो बिजनेस में आएगा ना, स्टाफ क्वार्टर है इसीलिए यहाँ पे आएगा रेंट, यस वो हमें रिसीव हुआ है रेंट फॉर स्टाफ क्वार्टर। चलो स्टाफ क्वार्टर का रेंट कितना है, यस वो है वैल्यू ₹10,000, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर फॉर द लेट पेमेंट। अगर डेटर पेमेंट नहीं कर रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज लगा है तो वो बिजनेस का है। इंटरेस्ट चार्ज टू ऑन डेटर, चार्ज ऑन डेटर, चलो डेटर के ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज लगाया है 5,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का सेल अदर सोर्सेस में जाएगा, मारो चौकड़ी, सन्ड्री इनकम आएगी क्योंकि वो बिजनेस के रिलेटेड इनकम होगी, सन्ड्री इनकम, चलो वो कितनी है, तो क्या है 2000। आई थिंक इनकम का काम तमाम हो चुका है, टोटल मैं अगर यहाँ पे करूँ तो 17,000 टोटल आ रहा है। अब इन दोनों का अगर मैं टोटल कर लूँ तो वो आएगा 36,07,000, ये टोटल आप चेक कर सकते हो। अभी डेंजरस एक्सपेंसेस साइड सब कुछ बाकी है, तो एक्सपेंसेस में ध्यान दो। एक्सपेंसेस में सबसे पहला सैलरी एंड अलाउंस, सैलरी का एडजस्टमेंट आ चुका है आई थिंक। फिर नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीफोन, वो तो 101% आएगा। पॉइंट नंबर 8 क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मैं एक ही एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, पोस्टेज का 10,000। फिर इसके बाद ऑफिस रेंट 101% आएगा, ये लिखा मैंने ऑफिस रेंट, हाउ मच, तो के 2,50,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लोकल टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग 2,000 फॉर अ स्टाफ क्वार्टर्स। लोकल टैक्सेस का पूरा नहीं आएगा पर उसमें से जो स्टाफ क्वार्टर है 2,000 वो 101% कंसीडर करेंगे। तो लोकल टैक्सेस अगर कुछ नहीं बोला है तो ये भी लिखा मैंने लोकल टैक्सेस। अच्छा वो बिल्डिंग का इसलिए पूरा नहीं लेंगे, बिल्डिंग थोड़ी अपनी होगी, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी ना, तो उसमें से सिर्फ स्टाफ क्वार्टर का है वो हमें कंसीडर करना है। तो आप सीधा ऐसा लिख सकते हो, नहीं 8,000 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लोकल टैक्सेस फॉर स्टाफ क्वार्टर, लोकल टैक्सेस फॉर स्टाफ क्वार्टर, क्योंकि पूरे बिल्डिंग का लोकल टैक्सेस नहीं लेना है हमें, ये जो स्टाफ क्वार्टर का है 2,000 उसी को ही कंसीडर करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर यस BDR, मानो चौकड़ी, बैड डेट रिजर्व नहीं आएगा, बैड डेट इंक्लूडिंग 2,000 फॉर अ डेट, डेटर अकाउंट यट नॉट क्लोज। बैड डेट भाई टोटल 8,000 है, उसमें से 2,000 डाउट में, मतलब वो 2,000 हमें वापस मिल सकता है, पूरा बैड डेट होगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमने वायदा किया उसने कि भाई मैं आपको पेड कर दूंगा, तो वो साइड तक पेड कर दे तो वो डाउट में, तो ये मानिए कि डेप्रिसिएशन पूरा नहीं लेंगे, तो ध्यान यहाँ पे, अब वहां पे जगह नहीं बचेगी तो कुछ एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पॉइंट नंबर 11 ये यहाँ पे कंटिन्यू है, ये पूरे एक्सपेंसेस ही है। क्या है, बैड डेट, बैड डेट कितना है, तो कि 8,000 है जिसमें से डाउट डेप्रिसिएशन, सॉरी डाउट है, डाउट वाला कितना है 2,000, मतलब हमें टोटल बिजनेस में कितना डेप्रिसिएशन हो सकता है, सॉरी बैड डेट कितना हो सकता है 6,000, 8,000 में से भी 2,000 मिल सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशन, मारो चौकड़ी, डोनेशन नहीं आएगा। इंटरेस्ट इंक्लूडिंग 7,000 ऑन कैपिटल, 7,000 कैपिटल है तो बाकी का हम कंसीडर करेंगे, यस। पॉइंट नंबर 12 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टोटल है 15,000, उसमें से 7,000 कैपिटल माइनस करो, कैपिटल 7,000 माइनस करो तो 8,000 आंसर बाहर जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मोटर कार एक्सपेंसेस, उस पे एडजस्टमेंट आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, मारो चौकड़ी, डेप्रिसिएशन में मशीनरी आ गया, मोटर कार आ गया, फर्नीचर आ गया, इंश्योरेंस आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गया। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट खत्म हुए। अब ये एक्सपेंसेस का टोटल करना है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ पे आएगा, और वो अगर आप टोटल करने जाओगे तो टोटल आएगा 9,01,000, कितना टोटल आएगा 9,01,000, और यहाँ पे हमारा पूरा आंसर खत्म हो जाएगा, जो कि इसमें से आप माइनस करोगे तो वो आंसर आएगा आपका
टैक्सेबल बिजनेस इनकम। चलो वो कितनी आएगी, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ टैक्सेबल बिजनेस इनकम करके। इसमें से ये माइनस करोगे, पीछे आंसर दिया हुआ है 27,06,000 आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आप चेक कर सकते हो। और देखते ही देखते जो है हमारा छोटा सा चैप्टर का बिजनेस एंड प्रोफेशन वो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। जितने सम की प्रैक्टिस मैंने करवाई आपको सिर्फ उतना ही करना है, क्योंकि ये अब तक एमकॉम में नहीं पूछा था, ये लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है और शायद तक इस साल इसको ना भी पूछे, तो आपके लिए सिर्फ एक्स्ट्रा काम था। जितने सम करवाए उससे उतना ही काम करना है। इसमें से अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज जो यहाँ पे जो मैंने समझा उतना करोगे हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, आज का लेक्चर का काम खत्म कर रहे हैं, पर नेक्स्ट कोई लेक्चर में कोई और चैप्टर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.